पिछले कुछ दशकों तक जब लोग ईरान के रेगिस्तानों को क्रॉस करके ट्रेड रूट्स पर सफर करते थे तो उन्हें रेगिस्तान के बीच कुछ अजीब से डोम शेप्ड स्ट्रक्चर्स नजर आते थे। इनका डिजाइन ना तो किसी आम एंशियंट घरों से मिलता था, ना ही किसी रिलीजियस या मिलिट्री बिल्डिंग से। इसीलिए सदियों तक लोगों के पास इसका कोई क्लियर जवाब नहीं था कि इन स्ट्रक्चर्स को आखिर बनाया क्यों गया था। लेकिन जब 20th सेंचुरी में हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट ने इन स्ट्रक्चर्स को डिटेल में स्टडी करना शुरू किया, तब एक फैसिनेटिंग डिस्कवरी सामने आई। पता चला कि ये डोम्स असल में एक ब्रिलियंट इंजीनियरिंग सिस्टम थे जिनका यूज करके रेगिस्तान के इस एक्सट्रीम क्लाइमेट में एंशिएंट लोग आइस यानी बर्फ बनाते थे। लेकिन आखिर कैसे? आज से लगभग 3000 साल पहले, जब ना इलेक्ट्रिसिटी थी ना ही कोल्ड पावर्ड मशीन्स, तब कुछ डेजर्ट सिविलाइजेशन ने ऐसी टेक्निक्स कैसे डेवलप कर ली जो आज के मॉडर्न रेफ्रिजरेटर के फिजिक्स प्रिंसिपल से बिल्कुल मिलती जुलती थी। कैसे रेगिस्तान में रहने वाले इंजीनियर्स ने एनवायरनमेंट और फिजिक्स को इतनी स्मार्ट तरह से यूज किया था कि वो रेगिस्तान के बीच ही बर्फ बनाकर उसे महीनों तक स्टोर कर पाते थे। 19th सेंचुरी में जब यूरोपियन एक्सप्लोरर्स पर्शिया के एंडलेस रेगिस्तानों को क्रॉस कर रहे थे, तब उन्हें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले जो उनके लिए बिल्कुल माइंड ब्लोइंग था। रेगिस्तान के बीचों बीच खड़े ये मैसिव क्ले डोम्स अनएक्सपेक्टेडली मिस्टीरियस थे। लेकिन जब ट्रैवलर्स बाहर की स्कॉचिंग डेजर्ट हीट से थक कर इन स्ट्रेंज बिल्डिंग के अंदर कदम बढ़ाते हैं तो उन्हें एक रियल फिजिकल शॉक मिलता है। डोम के अंदर टेम्परेचर सरप्राइजिंगली कोल्ड था। जहां डोम के बाहर हीट इतनी ज्यादा थी कि पूरा होराइजन डिस्टॉर्ट होता दिखाई देता था, वहीं अंदर की हवा इतनी ठंडी थी कि हर सांस से धुआं निकलता दिखाई दे रहा था। इस स्ट्रक्चर के सेंटर में एक डीप सेंट्रल पिट बना हुआ था जहां ह्यूज आइस ब्लॉक्स को स्टोर किया जाता था। ये पूरा सिस्टम कुछ ऐसे डिजाइन किया जाता था जहां पहले एक बहुत ही डीप अंडरग्राउंड पिट बनाई जाती थी जिसे ऊपर से एक मैसिव मल्टी लेयर्ड डोम से कवर किया जाता था। इस डोम का शेप जो ऊपर जाते जाते कोन की तरह नैरो हो जाता था, एक्चुअली बहुत ही स्मार्ट इंजीनियरिंग पर बेस्ड था। गर्म हवा नेचुरली ऊपर की तरफ राइज करती थी और डोम के टॉप पर बने इस वेंट से बाहर निकल जाती थी और साथ ही हैवी और डेंस ठंडी हवा धीरे धीरे नीचे पिट के बॉटम में सेटल हो जाती थी। लेकिन पर्शियन डेजर्ट के सरफेस पर जहां ऑलमोस्ट कोई फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं था और मुश्किल से साल में जो भी कुछ दिन बारिश होती वो भी यहाँ डेजर्ट के इस 50 डिग्री सेल्सियस में तुरंत एवेपोरेट हो जाता था, तो फिर बर्फ बनाने के लिए पानी आता कहाँ से था? यहाँ एंशिएंट इंजीनियर्स ने एक रिमार्केबली स्मार्ट सोल्यूशन निकाला। उन्होंने पहले उन सोर्सेस का पता लगाया जहाँ फ्रेश वाटर रिजर्व्स मौजूद थे, जो यहाँ से सैकड़ों मील दूर ज़ेग्रोस माउंटेन्स के नीचे मौजूद थी। तब के इंजीनियर्स वेजिटेशन और टेरेन को देखकर ये गेस करते थे कि जमीन के नीचे वाटर एक्वीफर मौजूद है या नहीं। यहाँ पर इंजीनियर्स ने कई मीटर डीप वर्टिकल शाफ्ट्स डिग किए जिन्हें मदर वेल्स कहा जाता था। ये शाफ्ट्स डायरेक्टली अंडरग्राउंड एक्वीफर तक पहुंचता था और फिर इस पानी को दूर दराज में मौजूद यक्षल्स तक पहुंचाने के लिए सैकड़ों हॉरिजॉन्टल टनल्स बनाए जाते थे जो कई किलोमीटर्स में फैली होती थी ताकि पानी को यहाँ से दूर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर किया जा सके। लेकिन इस सिस्टम में बहुत सारी चुनौतियां थी। इन टनल्स को जमीन के काफी डीप अंडरग्राउंड में इस तरह बनाया जाता था कि ये ऊपर से दिखाई ना दे ताकि किसी भी तरह का कंटेमिनेशन पानी तक ना पहुंच सके। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी कि इन टनल्स की दीवारें बहुत ही वीक होती थी जिससे ये पूरा काम इतना मैसिव था कि आज के स्टैंडर्ड से भी ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। इस काम को करने वाले वर्कर्स सिर्फ कुछ बेसिक औजार और छोटी ऑयल लैंप्स के सहारे डजन्स ऑफ मीटर्स नीचे उतरते थे। अंदर ऑलमोस्ट कंप्लीट डार्कनेस होती थी।
टनल के अंदर सांस लेने लायक हवा भी बहुत ही कम होती थी। अंदर की स्टेल और हैवी सफोकेटिंग फीलिंग के बावजूद ये वर्कर्स दिन रात मेहनत करके इस अंडरग्राउंड सिस्टम को बनाते रहे। इस काम में सबसे छोटे मिस्टेक्स भी बहुत ही डेडली हो सकती थी। अगर टनल की जियोमेट्री थोड़ी सी भी गलत हो जाती या रॉन्ग ग्राउंड अचानक से कोलैप्स हो जाता तो पूरा क्रू एक ही पल में मिट्टी के नीचे हमेशा के लिए दफन हो सकती थी। फिर भी आने वाले अगले सालों तक चली मेहनत और जनरेशन टू जनरेशन नॉलेज ट्रांसफर के थ्रू इन लोगों ने एक अनबिलीवेबल अंडरग्राउंड वाटर नेटवर्क बिल्ड कर दिया था। और आज के मॉडर्न ईरान में जब इन टनल्स की टोटल लेंथ कैलकुलेट की गई तो एक अस्टॉनिशिंगली ह्यूज नंबर सामने आई, 3,76,000 किलोमीटर्स। यानी अगर हम धरती के 9 बार चक्कर भी लगा ले तब भी हम इस नंबर को बीट नहीं कर पाएंगे। और इन पूरे टनल्स के नीचे पानी लगातार फ्लो करता रहता था। इन वाटर वेल्स को कनत सिस्टम कहा जाता था। लेकिन अभी भी एक मेजर सवाल ये है कि विदाउट एनी मोटर पंप के इतना पानी आखिर कैसे कॉन्स्टेंटली फ्लो हो रहा था। यहाँ एक सिंपल ग्रेविटी को पर्शियन इंजीनियर्स ने मास्टर कर लिया था। सारे टनल्स को बनाते वक्त एक खास स्लोप एंगल्स को ध्यान में रखकर ये पूरा अंडरग्राउंड सिस्टम बनाया गया था। एंशिएंट इंजीनियर्स के पास प्रैक्टिकल जियोमेट्री और हाइड्रोडायनामिक्स की सरप्राइजिंगली डीप अंडरस्टैंडिंग थी। सिर्फ सिंपल प्लम लाइंस और रोप्स का यूज करके वो किलोमीटर्स लॉन्ग टनल्स का स्लोप बहुत ही प्रिसाइज तरीके से कैलकुलेट कर लेते थे। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि अगर टनल का स्लोप ज्यादा स्टीप होता तो पानी बहुत ही फास्ट फ्लो करता, जिससे पानी टनल के सॉफ्ट क्ले वॉल्स को जल्दी इरोड कर देता। और अगर स्लोप बहुत कम होता तो पानी का फ्लो स्लो हो जाता और पानी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाता, जिससे टनल्स के अंदर पानी स्टैग्नेंट हो जाता और पानी में बैक्टीरिया ग्रो करने लगते। इसीलिए इस पूरे रूट में कई जगहों पर अलग अलग वर्टिकल वेल्स बनाए गए थे। ये वेल्स नेचुरली वेंटिलेशन सिस्टम की तरह काम करते थे। टनल्स के अंदर एक्सेस एयर प्रेशर को रिलीज करके फ्रेश हवा के फ्लो को मेंटेन रखते थे। इस तरह माउंटेन से आने वाला क्रिस्टल क्लियर आइस कोल्ड ग्राउंड वाटर सेफली डेजर्ट सिटीज तक पहुंचाए जाते थे और फिर इस पानी को स्टोर और कूल करने के लिए यूज किया जाता था यक्षल का। ये स्ट्रक्चर जमीन के ऊपर लगभग 30 मीटर थिक मिट्टी के लेयर से बनाई जाती थी, जो एक नेचुरल थर्मस की तरह काम करती थी। लेकिन रेगिस्तान के इस जलती हुई गर्मी में ये स्ट्रक्चर कैसे पिछले हजारों सालों से सैकड़ों अर्थक्वेक्स और बाकी के नेचुरल डिजास्टर्स को झेलते हुए आज भी खड़ा है, जहां आज के मॉडर्न बिल्डिंग्स कुछ ही दशकों में इरोड होकर टूट जाते हैं। एंशिएंट पर्शियन इंजीनियर्स ने ऐसी कौन सी मटेरियल या टेक्नोलॉजी यूज किया था कि ये आज भी ऐसे ही खड़ी है। इन डोम्स की वॉल्स 2 मीटर से भी ज्यादा थिक होती थी। इन्हें बनाने के लिए मेनली डेजर्ट की मिट्टी या रिवर क्लेस का यूज किया जाता था। इस क्ले को पहले धूप में सुखाया जाता था और फिर क्लिन नाम के एक स्पेशल ओवन के अंदर डाला जाता था। वहाँ हाई टेम्परेचर पर इसे बेक किया जाता था, जिससे क्ले बहुत ही हार्ड और स्ट्रॉन्ग ब्रिक्स में बदल जाती थी। उसके बाद एक स्पेशल मिक्सचर या पेस्ट बनाया जाता था, जिसका काम था इन ब्रिक्स को आपस में जोड़ना। इस मिक्सचर को सारूज मोर्टर कहा जाता था। फाइन रिवर सैंड, लाइम और ऐश से बनने वाला ये पेस्ट ब्रिक्स को मजबूती से जोड़कर पूरी स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाता था। वॉल्स और स्ट्रक्चर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसमें ऑर्गेनिक फाइबर्स जैसे गोट हेयर्स भी मिलाए जाते थे। ये बिल्कुल मॉडर्न स्टील रेनफोर्समेंट की तरह काम करते थे, जिससे क्रैक्स आने का रिस्क और भी ज्यादा कम हो जाता था और पूरा स्ट्रक्चर ज्यादा ड्यूरेबल बन जाता था। इसके बाद डिजाइन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा आता था, एयर और वेंटिलेशन सिस्टम। डोम के ऊपर विंड कैचर्स और वेंटिलेशन शाफ्ट्स लगाए जाते थे, जिससे फ्रेश एयर स्ट्रक्चर के अंदर इजीली सर्कुलेट कर सके और टेम्परेचर नेचुरली कूल रहे। अक्सर 2 से 4 महीने में एक मीडियम साइज यक्षल पूरी तरह से बन के तैयार हो जाता था और इसी में स्टोर की हुई आइस का यूज करके एंशिएंट पर्शियंस एक फेमस
फेमस डेजर्ट फालूदा बनाते थे। अब जरा इमेजिन कीजिए, आज से लगभग 3000 साल पहले जब डेजर्ट में 50 डिग्री की झुलसा देने वाली गर्मी होती थी, तब भी आप एक पर्शियन सिटी में बैठकर ठंडी फालूदा एंजॉय कर सकते थे।